हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजाना इतिहास पे, जहां हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से सारी जुड़ेंगे। और लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी यूपी कंपनियों के भारत आगमन की बात करी है, काम करेंगे। बिल्कुल राधे राधे, राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। फटाफट से जुड़ेंगे। बात की थी योगी अमित राज, पूनम वर्मा, सपना और लास्ट क्लास में हमने आधुनिक भारतीय मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया था। और इसके अंदर साथ ही हम लोग बात कर रहे थे राइवल्स ऑफ यूरोपियन इंडिया या यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की कहानी पर हमने दोस्तों किया था। जिसके अंदर हमने बात की थी सबसे पहले पोर्टुगीज या पुर्तगालियों के बारे में। इस एक व्यक्ति जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो बीच में 1498 को भारत आया था। उसकी कहानी साथ ही कवर करी थी। और साथ में ही हमने यहाँ पे सोच करी जिसमें हमने बात की तीन पुर्तगाली गवर्नर भी भारत आए थे, जिसमें एक का नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क और तीसरा साथ ही हमने कवर किया था नोटी बना। बिल्कुल विकास ने पुरानी बिल्कुल सब नमस्कार दोस्तों। ये बताएंगे पिछली क्लास में कहानी कवर हो चुकी थी, वो क्लियर है क्या? फिर आज इन्हीं पुर्तगालियों के बारे में कुछ पॉइंट हो रहे थे और यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन और इनके योगदान की साथियों हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन या दोस्तों हम बात करेंगे पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन जब हुआ था तो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा कुछ चीजों में बदलाव किए जाएंगे और हम बात करेंगे पुर्तगालियों का योगदान। इस पुर्तगालियों ने हमारे भारत देश के अंदर किन चीजों के अंदर अपना योगदान देने का काम किया दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पुर्तगालियों के योगदान की हम बात करेंगे दोस्तों। इनका सबसे पहला योगदान था वो क्या था? ये जो लोग हैं इन्होंने भारत और चीन के मध्य व्यापार शुरू किया। इन लोगों ने भारत और चीन के मध्य व्यापार शुरू, तो वो इनकी देन थी। दूसरा, इन्होंने जो है जहाज निर्माण कला दी। इन लोगों के बाद जो है समुद्री जहाज बनाने की जो कला थी उसका योगदान दिया, तो जहाज निर्माण कला। तीसरा, इन्होंने 1556 के अंदर दोस्तों 1556 के अंदर भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों। और दोस्तों भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो कहाँ लाई गई थी? तो वो गोवा के अंदर लाई गई थी। और भारत के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे वो लेकर आए थे, तो साथियों वो पुर्तगाली ही लेकर आए थे। तो 1556 में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसका योगदान था, तो वो इन्हीं पुर्तगालियों का ही दोस्तों योगदान था। ये बात आपको याद यहाँ पे रखनी। इसके अलावा अगर बात करें इनके बारे में तो ये लोग थे, ये भारत के अंदर लेकर आए थे तंबाकू की खेती। तो इनका चौथा योगदान था उसमें था। तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो है वो कौन करते हैं? तंबाकू की खेती जो है वो पुर्तगाली लेकर आए थे। तंबाकू की खेती के साथ साथ आपको याद होगा अल्फांसो आम। तो दोस्तों याद रखेंगे अल्फांसो आम की खेती ये लोग लेकर आए थे। और अल्फांसो आम के साथ साथ ये लोग मूंगफली और मूंगफली के साथ साथ दोस्तों पपीते की खेती, पपीता और आलू, ये सारी खेती जो है फसलें जो है भारत के अंदर लेकर आए थे पुर्तगाली। और इनके द्वारा दिया जाता है चर्च का कैथोलिक मॉडल। तो चर्च का कैथोलिक मॉडल जो है उसके द्वारा दिया गया, तो सब वो भी पुर्तगालियों ने दिया। तो चर्च का कैथोलिक मॉडल जो है वो इनके द्वारा दिया जाएगा। ये सारे काम जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत देश के लिए दिए जाते हैं, जिससे यहाँ पर इनका योगदान माना जाता है। इनका पुर्तगालियों का। अब दोस्तों पुर्तगालियों के योगदान के बारे में हमने बात कर ली। अगर बात करें पुर्तगालियों के बारे में याद रखेंगे एक बात, ये पुर्तगाली जो थे ये सबसे अंत में भारत से गए थे। याद रखेंगे सबसे अंत में भारत से जाने वाली कंपनी थी। सबसे अंत में भारत से जाने वाली कंपनी कौन सी थी? तो सब पुर्तगाली थे, तो वो थी पुर्तगाली। और सबसे अंत में गए होंगे भारत से कब गए होंगे दोस्तों? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर इनसे हमने गोवा व दमनदीप को आजाद किया। गोवा व दमनदीप को मुक्त करवाया। इन लोगों ने भारत की आजादी के बाद भी गोवा और दमनदीप को अपने कब्जे में रखा और इन लोगों से हमने जो है आजाद करवाने का काम किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इन पुर्तगालियों के बारे में। अब यहाँ पे हमारी पहली कंपनी जो थी पुर्तगालियों की पूरी होती है। पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी आई थी, वो बात करते हैं साथियों हम बात करेंगे इंडस के बारे में। और भारत आने वाले सबसे पहले के बारे में बात करेंगे, इस सब कौन सा था उसके बारे में। ठीक है, तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। और दूसरी कंपनी जो थी दोस्तों इसका नाम था डच। और अब यहाँ पे जो कहानी करेंगे साथियों वो होगी डच के बारे में। तो अब हम कहानी करेंगे डच के बारे में। अगर बात करें डच के बारे में, किसी डच है कौन? और भारत के कहां से आए थे? तो डच जो है ये सारे दोस्तों ये होलैंड के निवासी थे। ये डच जो है कहां के निवासी थे? तो ये होलैंड के निवासी हुआ करते थे। और होलैंड के नाम दोस्तों होलैंड का नाम दिया गया और 2019 के अंदर होलैंड का नाम बदलकर नया नाम दिया गया। और इसका नया नाम जो है दोस्तों वो था नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है इसका नाम होलैंड हुआ करता था और ये नाम जो दोस्तों 2019 के अंदर बदला था, ये आपको याद होगा। और इसी नीदरलैंड से ये कंपनी आई थी जिसका नाम हुआ करता था डच। उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, भारत की आजादी जो है वो 1947 से हुई थी, लेकिन पुर्तगाली जो है 1947 के अंदर भारत को छोड़कर नहीं जाते, इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार था। ठीक है, अब इन दोस्तों बात करूंगा आपको याद होगा कि 1596 के अंदर 1596 के अंदर भारत में पहला डच व्यक्ति आया था। भारत में पहला डच आया था साथियों। और भारत में जो पहला डच आया था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था कार्नेलियस डी हाउगमैन। साथियों याद रखेंगे इस व्यक्ति का नाम कार्नेलियस डी हाउगमैन। और कार्नेलियस डी हाउगमैन जो है पहला डच हुआ करता था जो कि भारत आया था। दोस्तों 1596 में जब कार्नेलियस डी हाउगमैन आया था, पहला डच था और ये डच आया था किस में? तो ये भी अब किस में नहीं आया था। जी जरूर, चलिए याद रखना। दूसरा साथी अगर बात करें डच के बारे में तो 1602 के अंदर इस कंपनी की स्थापना की, ट्रेडिशन होती है। याद रखेंगे 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई यहाँ पे। और जब इस कंपनी की स्थापना यहाँ पे की तो साथियों इसके अंदर खर्चा हुआ। तो याद रखेंगे इस कंपनी की जो लागत थी वो कितनी थी? तो इसके अंदर 65 लाख मिलकर खर्चा हुआ था। याद रखेंगे इसकी लागत कितनी थी दोस्तों? 65 लाख मिलकर यहाँ पे क्या होता है खर्चा होता है जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 के अंदर की जाती है। अगर बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो इसके अंदर कुल सदस्य थे जो इसका संचालन कर रहे थे। तो कुल सदस्य थे वो कितने थे? उसका हुआ करते थे। उसका लोगों की एक टीम थी जो इस पूरी जो कंपनी को चलाने का काम कर रही थी। पहला क्वेश्चन डच कहां से आए थे? आप आंसर करेंगे नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो होलैंड हुआ करता था। बाद में पहली बार डच 1596 के अंदर आए और 1596 के अंदर पहला कौन आया था जिसका नाम याद रखेंगे दोस्तों? कार्नेलियस डी हाउगमैन। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी में और इसके अंदर खर्चा हुआ 65 लाख मिलकर यहाँ की करेंसी हुआ करती थी, आपको याद होगा। अगर बात करें पुर्तगालियों के बारे में याद रखेंगे सर ये कंपनी जो है 1605 के अंदर भारत में आई थी। दो कंपनियां 1605 के अंदर कंपनी भारत आई और जब कंपनी भारत आई तो 1605 के अंदर ही इस कंपनी द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और डचों ने अपनी जो फैक्ट्री लाई थी वहां पे लाई थी, वो मुसुलीपट्टनम के अंदर लाई थी। दोस्तों इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मुसुलीपट्टनम के अंदर लगाने का काम किया 1605 के अंदर। अब जब डच आए थे तो डचों को दो चीजों का सामना करना था। एक तो पुर्तगालियों का ऑलरेडी भारत के अंदर अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं और दूसरा इन्हें अरबी मुसलमानों से निपटना था जिसको बार-बार परेशान करेंगे। 1605 के अंदर अगर बात करें डचों की तो इन डचों के द्वारा जो है अब पुर्तगालियों पर आक्रमण किया जाएगा क्योंकि भारत में ऑलरेडी पुर्तगाली थे। साथियों याद रखेंगे 1605 में डचों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों पर आक्रमण करके इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर अधिकार किया। तो इन्होंने कहा अधिकार किया अपना, सर इन लोगों ने इंडोनेशिया पर अधिकार किया था कब? 1605 के अंदर। और जब लोगों ने इंडोनेशिया पर अधिकार किया तो इसी को इन्होंने नाम दिया और इन्होंने इंडोनेशिया को बोला मसाला द्वीप। इन्होंने इसे मसाला द्वीप कहा। इंडोनेशिया की बात करें तो याद रखेंगे इसकी राजधानी भी और इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता। लेकिन इसकी राजधानी जकार्ता जो है वो जल संकट से जूझ रही है, इसलिए यहाँ पे नई राजधानी बनाई जाएगी और इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी जो है बिल्कुल भाई जो पढ़ा रहा हूं सारी बातें सच है। भारत देश के अंदर डच भी आए थे, भारत में पुर्तगाली भी आए थे, उसके बाद इनका दोस्तों से लंबी वो भेज गए थे। ये कोई मन घटना नहीं है, ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी है। अभी चीजें बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए 1605 के अंदर पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था और यहाँ पर इन्होंने इंडोनेशिया को कब्जे में लेने का काम किया और इंडोनेशिया को इन्होंने मसाला द्वीप की राजधानी जो जकार्ता कर दी। बताइए क्या हुआ? राइट, ओके। अगर बात करें दोस्तों इन डचों के बारे में तो इन्होंने भारत के अंदर दो उद्योग लाए थे। इन लोगों ने भारत के अंदर दो उद्योग लाने का काम किया था। दो उद्योगों में एक उद्योग हुआ करता था वो था सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों इन्होंने भारत के अंदर एक तो सूती वस्त्र उद्योग लाया था और दूसरा जो उद्योग हुआ करता था वो था नील वस्त्र उद्योग, नील उद्योग बोलेंगे। तो इन लोगों के द्वारा भारत के अंदर दो उद्योग लगाए जाते हैं, इसमें एक इन्होंने सूती वस्त्र का कारखाना लगाया था और दूसरा इन्होंने नील उद्योग लगाने का काम किया था। हाँ, क्योंकि जकार्ता जो संकट से जूझ रहा था इसलिए इसकी नई राजधानी को संतारा कर दी गई, संतारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें डचों के बारे में। डच जो थे इन डचों ने 1627 के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के अंदर लगाई थी। याद रखना डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री, डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री। दोस्तों डचों की बंगाल में जो पहली फैक्ट्री लगाई जाती है वो लगाई जाती है कहां पे? पीपली के अंदर। इन्होंने सर इन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है वो पीपली के अंदर लगाई। लेकिन डच भारत के अंदर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे और अब यहाँ पे इन डचों की बात करें तो धीरे-धीरे बस अपना गुजारा कर रहे थे, धीरे-धीरे लोग हैं अपना काम कर रहे थे। लेकिन इनके सामने समस्या बड़ी थी, सबसे बड़ी समस्या इनके सामने थी वो थी पुर्तगाली और दूसरा भारत के अंदर बनाना शुरू हो जाएंगे अंग्रेज। अब अंग्रेज भी इनको बार-बार परेशान करना शुरू करेंगे। लेकिन इन डचों से एक पॉइंट याद रखेंगे सर इन डचों ने भारत के अंदर सिक्के जारी किए थे और याद रखेंगे इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए? सर इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो डचों के द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए जाते हैं, गोल्डन कॉइंस। और इन लोगों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, इनका नाम हुआ करता था वो था पेगोड़ा।
तो आपको ये पेगोडा क्या होता है? बच्चों ने भारत के अंदर सृष्टि की थी, इनको पेगोडा कहा गया। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न आता है, ब्लैक पेगोडा कौन से बोलते हो? एक प्रश्न आता है, ब्लैक पेगोडा से कहा जाता है, और ब्लैक पेगोडा जो है वो कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा के अंदर है, और कितने रुपए का नोट होता है? तो 10 रुपए का नोट होता है। तो जो चॉकलेट ब्राउन कलर का 10 रुपए का नया नोट जारी होता है, उसको आपको कोई चित्र दिखेगा और वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का है। तो एक क्वेश्चन आता है, ये बोला था, तो जो भारत में सोने की चीज की पेगोडा कहा जाता है, और दूसरा ब्लैक पेगोडा कहते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, और 10 रुपए के नोट पे होता है। अगर बात करें तो का खात्मा होगा, और का खात्मा लड़ाई के बाद था, और दोस्तों याद रखिए 1759 की बात करूं, 1759 की बात करता हूं, इनके द्वारा बेल लगा था, जो कहता है बेटल ऑफ बेदा, या दोस्तों इसे आप लोग कहते हैं बेदा का, और बेदा का ये जो लगा था 1759 के अंदर, इसके अंदर एक तरफ लड़ाई थी और डचों के सामने जो थे वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज यहां पे लड़े थे, कौन लड़े थे? अंग्रेज यहां पे लड़े थे, और डचों के बीच में और इस कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी, डचों की यहां पे हार हुई और यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाएगी। और जब यहां पर डचों की हार हुई तो वो सारी की सारी फैक्ट्रियां जो थी वो सारा अंग्रेजों को बेच दिया गया, और इसे बेचने के बाद जो है वो लोग इंडोनेशिया चले जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखना कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो भारत में डचों का पतन हो गया, तो बात करेंगे 1759 के अंदर लगा दिया। तो ये दूसरी कंपनी थी जो भारत की सब लोग जानते हो। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो या तो सबसे पहली पुतली जाते हैं या तीसरी कंपनी जाते हैं, सब लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जानते हो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही भारत पर अधिकार करेगी और ये भारत में लोगों को गुलाम रखेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। एक बताएंगे डचों का सारी बात ये हुई, किस प्रकार की परेशानी डचों से है, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी, और इस कंपनी का नाम होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की कहानी हम बताएंगे, जिसे आप लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हो, आम भाषा में लोग इसे अंग्रेज बोलते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 हुई थी, और 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो लंदन के अंदर होती है, कहां होती है? लंदन के अंदर। अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, साथियों इसकी स्थापना 1600 के अंदर हुई, उसमें आपको बताएगा ब्रिटेन की महारानी कौन थी, जिसमें कंपनी उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी, और उसमें ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, इसका नाम था एलिजाबेथ एलिफेक्ट, एलिजाबेथ एलिफेक्ट उसमें ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। अगर बात करें दोस्तों उसमें भारत में मुगल बादशाह, जिसमें कंपनी थी उसमें भारत में मुगल बादशाह कौन थे, तो उसमें भारत के अंदर जो मुगल बादशाह हुआ था इसका नाम अकबर था। और दोस्तों अकबर के बारे में हमने पढ़ा था, आपको एक बात बताई थी, उसका टाइम पीरियड भी आपको बताया था, इस 1956 में गद्दी पर बैठा 1956 से लेकर 1605 तक का टाइम पीरियड था, वो अकबर था, और जिसमें भारत में मुगल बादशाह अकबर था, उसी समय यहां पर एक कंपनी की स्थापना होती है लंदन के अंदर, जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं, तो याद रखना होगा इसकी कंपनी जो थी इसके अंदर कुल 217 मेंबर हुआ करते थे, इस कंपनी के अंदर कुल 217 मेंबर हुआ करते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, उससे पहले अंग्रेज की बात करते हैं, साथ ही 1999 की बात करता हूं, तो व्यक्ति हुआ करता है, इसका नाम था जॉन मिल्टन होल। क्या नाम था? जॉन मिल्टन होल। और ये जॉन मिल्टन होल नाम का जो अंग्रेज था, ये थल मार्ग से भागा था, इस मार्ग से आया था, तो सर ये थल मार्ग से भागा था। ये 1999 के अंदर भागा था, लेकिन कंपनी बनी थी 1600 के अंदर, और 1600 के अंदर कंपनी बनी थी, एलिजाबेथ टेलर ने इन्हें 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था, 15 वर्षों की मोनोपोली दी थी। और जब 15 वर्षों का दोस्तों एकाधिकार दिया, एकाधिकार मतलब होता है कि लंदन की एक कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी, उसी को आप लोग मोनोपोली होती है, उसी को एकाधिकार बोलते हो। आज मोनोपोली जो दी थी उस कंपनी को 15 वर्षों तक भारत के अंदर यहां से कोई कंपनी नहीं जाएगी, सिर्फ एक कंपनी जाएगी, यही व्यापार करने का करेगी। यानी 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया। अब यहां पर 1999 में जॉन मिल्टन होल नाम का व्यक्ति थल मार्ग से भागा था, लेकिन दोस्तों ये कंपनी नहीं भाग पाई थी, कंपनी भाग पाई थी 1608 के अंदर। दोस्तों ये कंपनी भाग पाई थी, तो कंपनी भाग पाई थी 1608 के अंदर, 1608 के अंदर वैसे कंपनी भाग पाई थी, तो उसमें मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, इसका नाम था जहांगीर। क्या था? तो उस समय मुगल बादशाह जाता है कि 1605 के अंदर मृत्यु होगी, और अगला मुगल बादशाह जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक था। और इसी मुगल बादशाह जहांगीर की मैं बात करता हूं, इसी के दरबार में पहला अंग्रेज गया था, और दोस्तों इस दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, वो कौन था? तो इस अंग्रेज का नाम क्या था? आप लोग जानते हो, कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसका नाम क्या था? तो सर इसी का नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है 1608 के अंदर भाग आए थे, 1608 के अंदर ये भाग आया था, तो ये किस जहाज से आया था? तो सर इनके जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? तो सर रेड ड्रैगन जो है वो इनका जहाज था, और इसी रेड ड्रैगन जहाज से वो लोग जो है क्या होते हैं, वो भाग करने का काम करते हैं। और दोस्तों अभी कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में गया था, और इसने उनके साथ तुर्की व फारसी में संवाद किया, तो इसने उनके दरबार में जाकर तुर्की व फारसी में वार्तालाप की, फारसी में जब इसके साथ संवाद किया, तो इस बात से जहांगीर खुश हुआ। जहांगीर ने खुश होने के बाद इस कैप्टन विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी? तो सर इसी को ही जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, और इस उपाधि का नाम था दोस्तों वो था कैप्टन खान या इंग्लिश खान। यानी इसे कौन सा टाइटल दिया गया? तो सर इसे इंग्लिश खान या कैप्टन खान का टाइटल दोस्तों दिया गया। यानी इसे इंग्लिश खान या कैप्टन खान की दोस्तों उपाधि दी जाती है, इसको कैप्टन विलियम हॉकिंस को, और इसके साथ इसे 400 का कह दिया, तो सर इसे मनसब 400 का देने का काम इसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सर ये तो आपने पहला अंग्रेज था, पहला अंग्रेज जो इस रास्ते से आया होगा, तो सर ये आया था जलमार्ग से, जलमार्ग में जहाज लगा जहाज रेड ड्रैगन, दो जहाज जाते हैं, एक तो साउथ गिरिल जो आपको लंबा जहाज था, और दूसरा अंग्रेजों का जिसका नाम रेड ड्रैगन था, और रेड ड्रैगन ही आपका हैकर करता है दोस्तों। अब ये पहला अंग्रेज था, अब इसी जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज गया था, और जहांगीर के दरबार में जो दूसरा अंग्रेज आया था इसका नाम था सर टॉमस रो। तो दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो, 1615 में जहांगीर के दरबार में आया, तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया दोस्तों। जब 1615 में जहांगीर के दरबार में आया तो इसका राजदूत बनकर, याद रखेंगे राजा जेम्स का, राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया, राजदूत बनकर आया। और जब राजा जेम्स का राजदूत बनकर भारत के अंदर आया, यानी 1615 से 1619 तक रहा, और 1619 में भारत से वापस लौट गया, तो भारत से वापस लौट गया, तो सर 4 साल बाद 1619 के अंदर वापस लौट गया। तो ये दूसरा अंग्रेज का नाम सर टॉमस रो था। तो दो ही नाम जाकर एग्जाम में आपको देने होते हैं। ये थल मार्ग से भागने वाला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन होल था। अगर आप पूछे थल मार्ग से भागने वाला अंग्रेज कौन था, तो आंसर करेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और दूसरा मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था, तभी आप आंसर करेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। एक बताएंगे सर यहाँ की बात हुई है नहीं, बताएंगे सर टॉमस रो के बारे में दोस्तों, आपको यहाँ की बात हुई है नहीं, एक बताएंगे। ओके बोलिए, ये तो हमने दो लोगों के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे इनकी फैक्ट्री के बारे में। और दोस्तों इनकी पहली ऐसी फैक्ट्री आपको जाएगी दोस्तों। अगर आपको पता है ये पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो दोस्तों इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाती है मुसलिपटन के अंदर। कहां स्थापित की जाती है? तो सर इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो मुसलिपटन के अंदर स्थापित करने का काम किया था। लेकिन अगर बात करें तो ये इनकी फैक्ट्री जो थी वो मेरी थी ऐसा थी, अगर आपको पता है ये पहली ऐसा फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो आंसर करेंगे मुसलिपटन में। लेकिन अगर प्रश्न होता है ये इनकी पहली स्थायी फैक्ट्री, और अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री तो कहां स्थापित की जाएगी? तो सर इनकी पहली स्थायी फैक्ट्री जो है वो सूरत के अंदर स्थापित की थी, सूरत के अंदर लगाई 1613 के अंदर। तो दो अलग प्रश्न, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री इसका पूछता है मुसलिपटन में जो ऐसा थी, और इनकी पहली स्थायी फैक्ट्री आपसे पूछता है सूरत के अंदर 1613 के अंदर थी। अब 1613 के अंदर नई फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, इससे पहले इन्हें लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई को आप लोग जानते हो बैटल ऑफ सवाली नाम से, और दोस्तों यहाँ पे कौन सी लड़ाई लड़ी? तो सर ये थी सवाली की लड़ाई, या दोस्तों इसे बोलते हैं सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध दोस्तों 1612 के अंदर हुआ था, और 1612 के अंदर ये सवाली का युद्ध लगा था, किसके बीच हुआ था? तो सर ये युद्ध जो है एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और दूसरी तरफ लड़ाई थी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और यहाँ पे पुर्तगाली हारते हैं। और जब पुर्तगाली युद्ध हार गए तो सूरत वाली एरिया से भाग गया, और इस जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार किया, और यहाँ अधिकार करने के बाद उन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री, पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाने का दोस्तों काम किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना होगा, पहली फैक्ट्री और सवाली का दोनों आपको रखना होगा। सवाली का युद्ध यहाँ पे लगा, इसके बाद की कहानी बताते हैं दोस्तों। अगर अभी अंग्रेज जो है धीरे धीरे अब सारे कामों में हस्तक्षेप शुरू करेंगे। अभी हस्तक्षेप शुरू करेंगे, इनके सामने एक सबसे बड़ी पुर्तगाली, क्योंकि जो है वो इतने ताकत नहीं, लेकिन पुर्तगाली जो है वो अंग्रेजों के काम में बीच में आए थे। यहाँ पे सवाली का लोगों ने यहाँ पुर्तगाली बनाने का काम किया, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाने का काम किया। लेकिन अब इन्हीं अंग्रेजों में अगर बात करें 1627 की, दोस्तों इन्हीं के द्वारा एक शहर बसाया जाएगा। 1627 में अंग्रेजों ने मद्रास शहर की स्थापना की। तो अंग्रेजों ने कौन से शहर की स्थापना की? तो अंग्रेजों ने 1627 के अंदर मद्रास शहर की स्थापना की। दोस्तों इस मद्रास शहर को वर्तमान में किस नाम से जानते हो? तो सर इसका नया नाम जो है वर्तमान में चेन्नई है।
याद रखेंगे मद्रास जो है इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाती है और 1640 के अंदर अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, मद्रास शहर की स्थापना दोस्तों की, ठीक है। अब अगर बात करें अंग्रेजों के बारे में, पॉइंट याद रखेंगे कि अंग्रेज जो थे, अब धीरे धीरे इनका विकास हुआ था, जब इनका विकास हुआ तो अब ये लोग जो है यहीं कहीं आगे बढ़ते बढ़ते अब एक किला भी बनाएंगे जिसे आप लोग विलियम फोर्ट के नाम से जानते हो, याद इन्हीं लोगों के द्वारा जो है विलियम फोर्ट की स्थापना की जाती है, विलियम फोर्ट की स्थापना, फोर्ट होता है किला, और विलियम फोर्ट की जो स्थापना होती है दोस्तों वहां पे की जाती है, तो इन लोगों ने इसकी स्थापना जो है कलकत्ता के अंदर की थी, कहाँ की थी, कलकत्ता के अंदर की थी। एक इन्हीं के बाद जो है यहाँ पे किला भी बनाया जाएगा जिसका नाम था जॉर्ज का किला, तो जॉर्ज का किला जो है किसने बनाया था दोस्तों, अंग्रेजों ने बनाया था। अब सबसे पहले इस कलकत्ता के बारे में समझते हैं, इस कलकत्ता क्यों क्या है और किस प्रकार से अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर बनाया था। कलकत्ता शहर जो 3 गांवों के ऊपर जाएगा, याद रखेंगे इस उस समय एक मुगल शहजादा हुआ करता था, इसका नाम था अजीमुश खान, याद रखेंगे इस समय एक मुगल शहजादा था और इस मुगल शहजादे का नाम था वो था अजीमुश खान, और ये अजीमुश खान जो था इसने अंग्रेजों को 3 गांव दिए थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव दिए, अंग्रेजों को 3 गांव दिए, इसने 3 गांव दिए, और ये 3 गांव कौन से थे, एक का नाम था सुल्तान, सबसे पहला गांव जो था वो था दोस्तों सुल्तान, दूसरा गांव का नाम था गोविंदपुर, और तीसरा जो था वो था कलिकता। तो इस मुगल बादशाह या इस मुगल शहजादे अजीमुश खान ने अंग्रेजों को 3 गांव दिए, सुल्तान, गोविंदपुर और कलकत्ता, इन तीनों गांवों को मिला दिया और दोस्तों वो तमिलनाडु की कैपिटल है, वो तमिलनाडु की कैपिटल है। सुल्तान गोविंदपुर और कलकत्ता की बात करें इन्हीं के ऊपर ही शहर आ गया और गांव के ऊपर एक शहर आ गया जिसका नाम था कलकत्ता। कलकत्ता शहर दोस्तों किसने बनाया था, याद रखेंगे इसका नाम था जोग चंद्रनोक, क्या नाम था, जोग चंद्रनोक नाम का ही एक अंग्रेज था और इसी जोग चंद्रनोक ने जो है वो कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। दोस्तों कलकत्ता शहर जो कौन सी नदी के किनारे बसाया गया, तो ये हुगली नदी के किनारे बसाया गया, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, तो ये हुगली नदी के किनारे बसाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कलकत्ता शहर। यहाँ से एक बात पूछता है कि कौन सा शहर किसने बनाया, तो वहां पे आपको याद रखना होगा कलकत्ता जोग चंद्रनोक के द्वारा, और विलियम फोर्ट जो है वो भी अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों बनाया गया और मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो भी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो ये सारी बातें इनके बारे में आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं इन अंग्रेजों के बारे में दोस्तों, याद रखेंगे इन लोगों ने मीर कासिम बाजार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, याद रखेंगे अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री, दोस्तों अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लाई थी वो लाई थी यहाँ पे मीर कासिम बाजार में, मीर कासिम बाजार, और दोस्तों मीर कासिम बाजार कौन सी नदी के किनारे था, तो ये भी हुगली नदी के किनारे था, और इसी हुगली नदी के किनारे इन्होंने बंगाल में भी अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का काम किया। तो ये आपको याद रखना होगा अंग्रेजों के बारे में। अब यहाँ पर बात करें अंग्रेजों की दोस्तों, याद रखेंगे इस ब्रिटेन के एक राजकुमार थे, और ब्रिटेन के जो राजकुमार थे जिनका नाम था ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजधानी और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी इसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ, और जब कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ इसका विवाह हुआ तो इन्हें दहेज दिया गया, और दहेज में इन्हें क्या दिया गया, तो सर दहेज में इन्हें बॉम्बे या मुंबई जिसे आप लोग बोलते हो दिया गया। अब ब्रिटेन का राजकुमार है, राजकुमारी है पुर्तगाल की, और दहेज भारत की को जाएगी जिसका नाम बॉम्बे था, तो आप याद रखना। अभी राजकुमार जो है इसी राजकुमार चार्ल्स ने बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, याद रखेंगे 10 पाउंड सालाना, 10 पाउंड सालाना किराए पर, 10 पाउंड सालाना किराए पर बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इस राजकुमार ने कहा कि एक साल के अंदर हम सिर्फ 10 पाउंड देंगे और इसी पर ही उन्होंने किराए पर देने का काम किया। और साथ ही प्रश्न आपसे पूछता है ये बॉम्बे शहर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको पॉइंट देंगे बॉम्बे शहर की स्थापना, और दोस्तों बॉम्बे शहर की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है गेराल्ड अंगियार के द्वारा, तो क्या होगी इस गेराल्ड अंगियार वो व्यक्ति था जिसने बॉम्बे शहर की स्थापना दोस्तों की थी। बाकी ये बताएंगे आप लोग अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी वो आपकी सुल्तान में थी, बंगाल में पहली फैक्ट्री कासिम बाजार में थी, हुगली नदी के किनारे था, और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ, दहेज दिया गया और दोस्तों दहेज में इसका मिला बॉम्बे दिया। इसने जो है बॉम्बे जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करी थी, इस कंपनी को 10 पाउंड सालाना किराए पर देने का काम किया, और जब इस किराए पर दिया गया तो यही व्यक्ति का नाम था गेराल्ड अंगियार, और गेराल्ड अंगियार जो है इसी के द्वारा बॉम्बे शहर की स्थापना की जाती है। यहाँ तक की सारी बात हुई। आगे बात करें तो 1687 की बात करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत को बनाया, तो अपना हेडक्वार्टर था, अपना मुख्यालय जो था उसे बनाया सूरत को, याद रखेंगे दोस्तों इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो सूरत शहर को बनाने का काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ये जो लोग थे ये अंग्रेज जो थे अभी भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, और जब भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे दोस्तों इनके द्वारा जो है कुछ काम किए जाएंगे, यहीं पे हम लोग बात करेंगे, एक तो प्लासी की युद्ध और दूसरा बात करेंगे बक्सर की युद्ध। याद रखेंगे सर इस कंपनी की बात करते हैं, इस कंपनी के द्वारा जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी जिसमें एक था दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी, और अब यहाँ से देखिए प्लासी के युद्ध का कारण क्या था। प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ये प्लासी गांव में हुआ था, और प्लासी जो है पश्चिम बंगाल का ही गांव है, और 23 जून 1757 को लड़ाई हुई दोस्तों, याद रखना होगा इस लड़ाई के अंदर एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी और इनके सामने जो है वो लड़ा था बंगाल का नवाब, और उसमें बंगाल का नवाब हुआ करता था, इसका नाम था दोस्तों शाहजहां, तो उसमें बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका नाम शाहजहां था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, कौन था दोस्तों, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। इसी के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है जीत होती है, और यहाँ पे शाहजहां की हार हुई। अगर बात करें इसके बारे में शाहजहां के बारे में टाइम पीरियड भी दोस्तों याद रखेंगे 1755 से लेकर 1757 तक का टाइम पीरियड बंगाल के नवाब शाहजहां था। एक्चुअली ये लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे धोखा हुआ था, यहाँ पे षड्यंत्र चला। इस बंगाल के नवाब शाहजहां का ही एक सेनापति था, सेनापति की बात करें यहाँ पे नाम मिश्रा जाफर। अब यहाँ पे एक नाम एक का रायदुल्ला और एक का नाम सिटी, ये सारे जो थे जो इस शाहजहां के दरबार में थे, ये सारे अंग्रेजों की तरफ जमी जाते हैं, और यहाँ पे शाहजहां को लोग धोखा देना करते हैं, और प्लासी का युद्ध था ये पहला ऐतिहासिक युद्ध है। और इसी प्लासी के बाद दोस्तों याद रखेंगे एक और लड़ाई लड़ी जाती है, और ये लड़ाई लड़ी थी इसे आप लोग बोलते हो बक्सर का युद्ध, इसे आप लोग बोलते हो इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर को लड़ा गया था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो इसे हम लोग बक्सर का युद्ध बोलते हैं। सही बक्सर कहां पे है दोस्तों, बक्सर जो है ये बिहार का एक शहर है, याद रखेंगे आज भी बिहार के अंदर आपको शहर देखने मिलेगा, नाम है बक्सर, और 22 अक्टूबर 1764 को यहाँ पे ये ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक लड़ाई में एक तरफ लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था उसका नाम था हेक्टर मनरो, क्या नाम था, तो इसकी तरफ से लड़ा था उसका नाम हेक्टर मनरो था। और दोस्तों हेक्टर मनरो है अंग्रेजों की तरफ से, और इसके सामने जो है वो कंबाइन आर्मी एक सेना लड़ी थी, और ये सेना लड़ी थी, इसके अंदर 3 तरह की आर्मी होती है, इसमें एक तो था मुगल बादशाह, याद रखेंगे इस सेना में एक था दोस्तों मुगल बादशाह, और उसमें भारत का जो मुगल बादशाह था इसका नाम था शाह आलम द्वितीय, याद रखेंगे उसमें भारत का मुगल बादशाह था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। दूसरा दोस्तों यहाँ पे लड़ा था बंगाल का नवाब, दूसरा यहाँ पे लड़ा था दूसरा बंगाल का नवाब था, और तीसरा यहाँ पे लड़ा था अवध का नवाब, और दोस्तों अवध का नाम था वो था सुजा उद दौला, याद रखेंगे उसमें अवध का नवाब कौन था, उसका नाम सुजा उद दौला था, और दोस्तों बंगाल का नवाब था उसका नाम था मीर कासिम। अब इन तीनों की सेना एक तरफ और हेक्टर मनरो एक तरफ, लेकिन बीच के अंदर अंग्रेजों की जीत हुई दोस्तों, और ये कंबाइन आर्मी जो है उसकी हार होती है। और आपके एग्जाम में प्रश्न करेगा बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर 1764 मिलते हैं, याद रखना यहाँ पर दो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, प्लासी जो पश्चिम बंगाल का गांव था, और बक्सर दोस्तों जो कि आपका बिहार के अंदर बनने वाला एक है शहर, ये दो लड़ाइयां के द्वारा यहाँ पे लड़ी जाती है, दोनों ऐतिहासिक हुआ करती लाइन, दोनों युद्ध जो है वो आपकी। चलिए बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक संधि होती है, और इसी को हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दोस्तों इसे आप लोग इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों वो दो हुई थी, बस आपको इतना रहना है कि इलाहाबाद की संधि दोस्तों वो हुई 1765 के अंदर, पहली जो थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और दूसरी जो थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी, लेकिन ये तो हम लोग करेंगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, तो वहां भी बात करेंगे, आपको यहाँ पे रहना होगा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है। और इसी के बाद जो है 1764 की लड़ाई हुई, इस लड़ाई के बाद दोस्तों इनका बंगाल वाला एरिया पर निकाला होगा, जब इन्होंने बंगाल वाला एरिया निकाला होगा, ये लोग जो है अपना सारा बक्सर यहाँ शुरू करेंगे, और इन्हीं के द्वारा जो है आप क्या करिएगा सर, अब यहाँ पर अपनी खुद की जो गतिविधियां होंगी ये सारी जो खुद नियंत्रण शुरू करेंगे।
सभी सारी चीजों को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर भारत के किसानों को भी पहचान करेंगे, हमारे जो रीति रिवाज थे उनके साथ भी छेड़छाड़ करनी शुरू करेंगे। दोस्तों अगर बात करें अंग्रेजों के बारे में तो आपको याद रखना होगा कि इस कंपनी का अंत कैसे होता है। दोस्तों इन्हीं के द्वारा भारत के किसानों को भी पहचान किया जाएगा। और बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, 1857 का जो होगा या 1857 की क्रांति होगी। दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति का जब अंत होगा, इस क्रांति के अंत के बाद दोस्तों यहाँ पे 1858 का नियम आएगा। और 1858 के अंदर जो नियम आया था, इस नियम के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। और याद रखिए ब्रिटेन की जो महारानी होगी, यहाँ पे ब्रिटेन की जो महारानी होगी उसे भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये 1858 का नियम आया था, इस नियम के द्वारा ही यहाँ पर क्या होगा, भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाएगा। भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाएगा। और उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पे दोस्तों एक नया पद इस नियम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और भारत के अंदर जो नया पद लॉन्च किया जाएगा वो होगा कौन सा, वाइसराय। कौन सा दोस्तों, तो वो पद होगा वाइसराय का होगा। और आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वही भारत के पहले वाइसराय बने दोस्तों। तो भारत के पहले वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पे इस कंपनी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, इस कंपनी को खत्म कर दिया गया, यहाँ पे इसका पूरा इतिहास हो जाता है। 1600 में बनने वाली कंपनी 1608 में भारत में थी, 1608 से लेकर 1857 तक टाइम पीरियड रहेगा। इस कंपनी के बारे में हमने बात की। अब हमारी दो कंपनी आती है दोस्तों, इसमें एक हम बात करेंगे फ्रांसीसी के बारे में और एक हमें डेनिश के बारे में बात करेंगे। दोनों बिल्कुल छोटी कंपनी है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो बंगाल के बारे में, एक पढ़ेंगे और के बारे में, और एक साथ ही पंजाब के बारे में बात करेंगे। इसमें पंजाब में से ग्रुप बनेंगे और पंजाब के सबसे पहले राजाओं में से एक नंदा बहादुर और एक महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे सारी बात करिए। चलिए आज की क्लास में 9 कंप्लीट करिए।